Welcome to Yogi Ram Podcast. We are honored to have Pawan Rawaji, an esteemed lawyer and psychological counselor known for his innovative approach to family and marriage conflict resolution. He combines legal expertise with psychological support to provide comprehensive solution. With extensive experience in justice and mental health, Pawan Ji develops programs and resources to enhance counseling awareness across India, focusing on mental well-being, parent-child relationship, and values-based education to build a डेवलप्ड इंडिया थ्रू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। आज सर से हम बात करने वाले हैं वैवाहिक संबंधों, पारिवारिक रिश्तों, सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव के बारे में। वेरी वार्म वेलकम सर, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि आज की पॉडकास्ट का टॉपिक है बहुत अहम, परिवार और शादी के बारे में। इसी टॉपिक से मैं सर पहला सवाल पूछना चाहूंगा वैवाहिक संबंधों के बारे में। सर, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, सो इसमें हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी के बीच में बहुत बार दूरियां आ जाती हैं। तो सर, इनका क्या कारण है? और सर इसके बारे में सर प्लीज बताइए। भागदौड़ का जीवन और हमारी दिनचर्या, हो सकता है कि हमारी जो दिनचर्या है वो इतनी प्रभावित है, खास करके शादी के बाद, क्योंकि जब कोई सोच बनती है किसी चीज को लेकर के तो उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। एक लड़का जिसकी शादी नहीं हो रखी होती, वो शायद हम उसे आवारा भी बोलते हैं, लोफर भी बोलते हैं, अनेकों ऐसे नाम दिए जाते हैं शादी से पहले। लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है तो ज्यादातर, चाहे लड़का हो चाहे बुजुर्ग हो, हमारा समाज हो, वो उस लड़के से ये उम्मीद करता है कि अब वो एक सभ्य नागरिक होगा, देखने को मिलेगा। या फिर शादी के बाद जो जिम्मेदारी का एहसास जो समाज दिलाता है, या मैं ये कहूँ कि शादी के बाद ज्यादातर बच्चों को अलग थलग भी कर दिया जाता है और उनको जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाने के लिए ऐसा कुछ वातावरण बनाया जाता है जिसकी वजह से शादी के बाद एक लड़का या एक लड़की जो कि जिनके पास कोई अनुभव ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये एक पहला अनुभव होता है शादी। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने युवा जोड़े और बुजुर्ग माँ बाप के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, जो कि शादी के बाद दो युवा जोड़ों के साथ और बुजुर्गों के साथ देखा जाता है, जिसे जाने अनजाने हम गलतियों के हिसाब से देखते हैं या किसी दोस्त के हिसाब से देखते हैं। मान करके चलिए, जब आप किसी रोड पे चल रहे होते हैं तो बहुत युवा आपको बात करते हुए मिलेंगे और इनकी संख्या सबसे ज्यादा आपको मेट्रो सिटीज के अंदर मिलेगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब बच्चा अपने घर परिवार से दूर जाता है तो वो एक तरह का आजादी फील करता है, या फिर उसके अंदर जो दबाव बहुत पहले से था वो दबाव नहीं होता है और वो फिर वहां पर वो चीजें करता है जो उसने एक परिवार में रह करके नहीं की। मेट्रो सिटीज में ज्यादातर पुरुष 80% अल्कोहल का सेवन करते हैं। अगर कोई एक पुरुष अपने तयशुदा समय के घंटों के हिसाब से घर पहुंचता है तो उसकी दिनचर्या निर्धारित हो सकती है, लेकिन मानसिक थकान, भविष्य की चिंताएं, शादी से मिलने वाली जिम्मेदारियां उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है, क्योंकि उसके लिए शादी के बाद का जो संघर्ष है वो बिना किसी अनुभव के है और इसी वजह से वो अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से संभाल नहीं पाता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम छोटे शहरों की बात करें तो हो सकता है वहाँ संयुक्त परिवार हो या आसपास में समाज ऐसा हो जहाँ पर लोग अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इसके उल्टा अगर हम मेट्रो सिटी की बात करें तो हो सकता है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को जानता भी ना हो। अगर हम अपार्टमेंट के कल्चर की भी बात करें मेट्रो सिटी में तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही है। तो देखिए, कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, हम बेवजह एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, लेकिन चीजें बाहरी स्थिति और परिस्थितियों से तय हो रही है। तो प्रश्न था कि शादी के बाद भागदौड़ की जो जिंदगी है उससे हमारी शादी कितनी प्रभावित हो रही है। तो जब आपकी दिनचर्या ऐसी होगी जिसमें आप रात को 10 बजे खाना खा रहे हैं और रात को 11 या 12 बजे सो रहे हैं, तो हो सकता है कि एक पक्षकार, पति या पत्नी, थकान महसूस करे, क्योंकि दिनचर्या कुछ ऐसी होगी तो सिर्फ हमें फिर एक पीस की जरूरत होती है या फिर आराम की जरूरत होती है। तो ज्यादातर परिवारों में ये देखा गया है कि वे इस दिनचर्या की वजह से एक व्यवस्थित तरीके पर नहीं लौट पा रहे हैं। हो सकता है किसी के बाहरी स्थितियां ऐसी हो जिसमें से कि वो नहीं निकल पा रहा, वहां पर उसकी समझ कोई काम नहीं करती और मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं। तो वहां पर किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट या फिर किसी मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक से हेल्प लेनी चाहिए।
और ये मेट्रो सिटीज में आज देखने को भी मिल रहा है कि वो मदद ले रहे हैं। सर, इसी कंटेक्स्ट में मैं सर दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या वो शुरुआती दौर में, शादी के शुरुआती सालों में क्या क्या कॉमन समस्याएं होती हैं और क्या क्या कॉमन समस्याएं आपके पास आती है फॉर काउंसलिंग, फॉर गाइडेंस? सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। पर शादी के शुरुआती दिनों में कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं जो शादीशुदा जोड़े को पूरी जिंदगी परेशान करती है और वो तलाक का कारण भी बनती है। अगर हम अपने भारतीय संस्कृति की या फिर शादी समारोह की बात करें तो ज्यादातर शादियों में शादी समारोह होने के आसपास ही बहुत सारे ऐसे विवाद उत्पन्न होते हैं जो कभी कभी शादी को 6 महीने या 1 साल में ही तोड़ देते हैं। आज भी हमारे देश में दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं, लेकिन फिर भी बड़े ही आराम से ये हर जगह देखा जा सकता है कि कैसे दहेज दिया जा रहा है और लिया जा रहा है। भले ही इस पर कानून बना, लेकिन आंखों के सामने ही हम हर जगह पर ये देख रहे होते हैं कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को दहेज दे रहा है और दूसरा पक्षकार उस दहेज को ले रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई कानून व्यवस्था इसमें बनाई भी है तो वो अपने आप में पूरी नजर नहीं आती। कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक जीवन और हमारी संस्कृति इसको इजाजत देती है। अगर हम पुराने समय में भी जाएं तो वहां पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कुछ देता था या लेता था, चाहे फिर उसके पीछे बेटी के प्रति प्रेम हो, जो उसकी अगर एक पिता है तो उसे पता है कि अपनी बेटी की पसंदीदा चीजें क्या हैं, तो वो उसको उपहार के तौर पर देगा ही देगा। लेकिन देखते देखते समाज में ये एक ऐसी संस्कृति बनी या कुरीति बनी या एक अपराध बना जो अपने एक अच्छे संस्कृति के रूप में हुआ करता था, और देखते ही देखते इस तरीके का उपहार एक अपराध भी बन गया। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम इंसान किस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमने पहले से ही कुछ चीजें तय की थी जिनका उद्देश्य मानव का कल्याण था, आज हम उसके विपरीत बढ़ते जा रहे हैं। हमने हर वो चीज मानवता की भलाई के लिए बनाई थी, जैसे कि डर। आज कभी कभी कहते हैं कि धर्म ईश्वर भगवान को लेकर के ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि डर पैदा हो। जैसे कि स्वर्ग की इच्छा करना, आज लोग कह रहे हैं कि स्वर्ग यही है, नरक यही है, लेकिन आज से कई सालों पीछे जाएं तो एक स्वर्ग की चाहत में एक इंसान एक अच्छा जीवन गुजारता था। कहने का मतलब यह है कि सकारात्मक मनोविज्ञान के हिसाब से देखें तो स्वर्ग की चाहत एक इंसान को ईमानदार और आध्यात्मिक रूप से जीवन शैली अपनाने पर मदद करती है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, अपराध करता है, तो आपने देखा होगा पहले उसे डराया जाता, जैसे कि बच्चों को डर दिखा करके उनसे कुछ ऐसी चीजें करवाई जाती हैं जो उनके जीवन के लिए लाभदायक हो या उनके भविष्य में वो परिस्थितियां उत्पन्न ना हो जिससे कि वे घबरा जाएं। तो कभी कभी हमने अपनी इन चीजों को डर के रूप में भी रखा, लेकिन आज कभी कभी जब ये सुनने को मिलता है कि ईश्वर नहीं है, हमें डराया गया है या ऐसी बहुत सारी चीजें की जाती हैं, तो वो नहीं समझते कि ये डर के पीछे का उद्देश्य क्या है। हमारी संस्कृति में हर नकारात्मक चीज या सकारात्मक कोई भी चीज, उसका उद्देश्य पहले से ही तय रहता था कि इसका क्या परिणाम होगा और ये किस तरीके से काम करेगी। तो हमने पहले से ही ऐसी बहुत सारी चीजें बना रखी थी जिनका उद्देश्य आज उल्टा नजर आ रहा है। जैसे कि एजुकेशन में जब बच्चा शिक्षा के लिए स्कूल जाता है तो उसका जब सुलेख सही नहीं होता, उसकी राइटिंग अगर सुंदर नहीं होती तो उसको स्लो दिया जाता है ताकि उसकी हैंड राइटिंग जो है वो सुंदर हो। अब वो एक सुलेख में एक लाइन होती है, जैसे कि किसी टीचर ने किसी बच्चे को दी, झूठ बोलना पाप है, और उस लेख को वो बार बार रिपीट करके लिखता है। अब उसके दिमाग में गहराई से बैठ गया कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन शायद ही किसी शिक्षक ने किसी बच्चे को ये बताया होगा कि झूठ क्या है और पाप क्या है। तो कहने का मतलब ये है 50 साल से अगर आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि झूठ बोलना पाप है, तो सिर्फ ये गहराई के साथ आपके दिमाग में है। आप लगातार झूठ बोल रहे हैं और लगातार पाप कर रहे हैं। यानी कि पिछले 40-50 सालों में कुछ ऐसी एजुकेशन रही जिसकी वजह से सिर्फ एक सोच बनी, ना कि हमने उन चीजों को अप्लाई किया। तो शायद हो सकता है कि आज ये बात की जा रही हो कि आज हम अपनी संस्कृति को उसके नए रूप में या फिर पुराने ही रूप में दूसरे तरीके से देख रहे हैं। तो शादी की शुरुआती जो समस्याएं हैं या जो विवाद रूप ले लेती हैं वो समारोह से ही होती हैं। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम किसी चीज की जड़ों तक जाएं। अगर शादी की बात आ रही है और वहां समस्याएं आती हैं और लेन देन को लेकर के आती हैं, तो उसके औचित्य क्या थे, वो क्यों बनाए गए थे,
अगर हम किसी एक टॉपिक को एक लाइन में बोले तो शायद लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसकी तह तक जाने के बाद, उसकी उत्पत्ति के आसपास जाने के पास से ही हमें पता चलेगा कि हमारी जो संस्कृति है उसमें ये चीजें क्यों रखी गई। तो शुरुआती जो शादी में समस्याएं आती हैं वो ज्यादातर शादी समारोह को लेकर के भी आती हैं। जैसे एक पक्षकार कहता है कि आप घोड़े पे नहीं हाथी पर बैठ करके आना, एक पक्षकार कहता है कि क्यों इतना खर्चा करना है। लेकिन शादी के समय में ये विवाद कभी कभी बड़े रूप में भी देखे गए हैं, जो कि शादी के बाद हमारे सामने काउंसलिंग सेशंस में आते हैं या डिस्प्यूट क्रिएट होता है तब आते। क्योंकि जब भी किसी विवाद का समाधान निकालना होता है तो पक्षकार से हमें पूरी जानकारी लेनी होती है। जैसे कि कहा जाता है कि डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना होता और एक वकील से भी कुछ नहीं छुपाना होता। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट कैसे तलाक की स्थिति तक भी पहुंच जाते हैं। जबकि उपहार लेना और देना दोनों ही अपने आप में एक सद्भावना है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कुछ कारण की वजह से, जैसे कि दो परिवारों का मिलना, कोई अपनी बेटी आपको जिंदगी भर के लिए दे रहा है। एक बेटी का कन्यादान सबसे बड़ा दान बताया गया है। अगर किसी की बेटी हो तो वो जानता होगा कि जब वो अपनी बेटी को विदा कर रहा होता है तो बचपन से उसने उसे पाला होता है। अब कभी कभी ये समस्याएं भी आती हैं, इंटरफेरेंस जिसे बोलते हैं, कि माँ बाप हस्तक्षेप करते हैं। इस पे भी हम बात करेंगे। तो शुरुआती समस्याएं कुछ ऐसी होती हैं जो शादी समारोह से ही शुरू हो जाती हैं। और अभी कुछ दिनों से ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें कि हमारे पास ऐसे बच्चों के कॉल आते हैं जो कहते हैं कि मेरी सगाई हो चुकी है और मैं ये सगाई तोड़ना चाहता हूँ। ये ऐसी स्थिति है, मान करके चलिए मैं एक लॉयर हूं तो अब तक तलाक के केसेस आते थे, अब सगाई तोड़ने के मामले में मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, एज ए काउंसलर कुछ कोशिश की जा सकती है और हमने कोशिश की, लेकिन अभी भी हम सगाई तोड़ने के जैसे मामले जो हैं उस पर अभी पूरी तरह से राय नहीं बना पाए। मान करके चलिए इंडिया के अंदर जब भी कोई सगाई होती है तो उसके बाद से ही शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। मैरिज होम, कैटरिंग, लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है। और अगर इसी बीच में एक लड़का या लड़की ये बोलती है कि मैं शादी नहीं करना चाहता या चाहती, तो काउंसलर उनकी कैसे मदद करे? अगर हम पेरेंट्स से बात करेंगे तो उनका कहना होगा कि एक सामाजिक जीवन है, लड़की को अगर ना करते हैं तो उसका भी समाज में एक मैसेज जाता है। इधर बेटी वाला और बेटे वालों ने बहुत सारा खर्चा कर रखा होता है। अब आप ये बताइए कि अगर 3 महीने के कोर्टशिप टाइम में एक बच्ची ये कहती है कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने 3 महीने में पाया कि ये मेरे लायक नहीं है, या ये गुस्सीला है, या फिर ये जॉब करना चाहती है, या अन्य कोई कारण, तो ऐसी स्थिति में अगर वो शादी हो भी जाती है तो क्या वो शादी के परिणाम कैसे होंगे, क्या होगा? ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिन पर कि कभी कभी स्थितियां विपरीत होती नजर आती हैं। तो ये शुरुआती जो समस्याएं हैं ये ऐसी हैं जिनके साथ हम अवेयर ही नहीं है। शादी के कुछ ही दिनों में अगर बेटी विदा होकर के अपने परिवार से आती है तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे हॉस्टल भी जाते हैं तो होमसिक का शिकार होते हैं, उनको घर की याद बहुत आती है। राइट। आज की स्थितियां तो इतनी बदल चुकी है कि शायद शादियां आस पड़ोस में ही हो जाती हैं। नहीं तो एक समय था जब शादियां 100 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर होती थी, कोई मोबाइल नहीं थे, आप पत्र लिख सकते थे, तार आते थे। अगर 40 साल से ऊपर के लोग हैं अगर ये सुन रहे हैं तो शायद उन्होंने चिट्ठियां पढ़ी होंगी, मामा के यहाँ से चिट्ठियां आती होंगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि माँ ही है जो एक घर छोड़ करके आती है। तो जो वार्तालाप होता था वो ज्यादातर ननिहाल पक्ष में से ही होता था, लेकिन बहुत दूर रह करके। और वाकई ही वो चिट्ठियां ऐसा काम करती थी कि हमारे इमोशंस प्रभावी होते थे, लेकिन हमें उनको संभालना आ जाता था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऐसे साधन मौजूद हैं कि हम हर पल हर किसी के साथ कैसे भी जुड़ सकते हैं। तो जब स्थितियां बदली, चीजें बदली, तो रिश्तों में भी कुछ चीजें ऐसी देखने को आएंगी ही आएंगी। अगर हम रिश्तों की बात करें तो बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो नजर ही नहीं आते। फूफा जी, मौसा जी, एक चाचा, दो चाचा, तीन चाचा, ताऊ जी। तो कहने का मतलब ये है कि रिश्ते भी कम हुए, सुविधाएं बढ़ी, कनेक्शन बढ़े। शायद हो सकता है कि हमारी जो आवश्यकताएं थी हमने उस पर ध्यान दिया, हमने उसी हिसाब से अपने लिए कुछ चीजें बनाई। अगर हम दूर रहते थे तो हमारे मन में आया कि कुछ ऐसा बनाओ जिससे कि दूर बैठे इंसान से बात हो सके, तो हमने अपना दिमाग सिर्फ ऐसी चीजों पे लगाया। मान लीजिए पहले आप पैदल चलते थे, फिर आप बैलगाड़ी में चलने लगे, फिर आप 4 व्हीलर में चलने लगे। थी तो ये इमरजेंसी के लिए कि 4 लोगों को जाना है तो 4 व्हीलर की, लेकिन आज अगर घर में 2 लोग हैं तो वो भी इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि समय बदला, चीजें बदली हैं, साथ में समस्याओं के रूप भी बदले। हमारा जो
प्रोग्राम्स हैं, हमारा जो समाधान है वो इनोवेटिव है। नए समय में नए तरीके से समस्याओं का समाधान निकाला जाए। अगर हमने कोई कानूनी प्रक्रिया बनाई और आज वो कारगर सिद्ध नहीं आ रही हमें नजर, तो उसकी जगह कुछ और समाधान भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि पारिवारिक न्यायालय की जगह पारिवारिक उपचार। आज उपचार की जरूरत है। लोगों का मेंटल डेवलपमेंट पहले से तेज है, चीजों को समझ रहे हैं। काउंसलिंग के थ्रू हमारे अनुभव से 20 सालों में यही निकल के आया कि शादी की समस्याएं बहुत साधारण सी हैं, इनको बड़ा बनाया जा रहा है। क्योंकि जब मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं तो हमें हर चीज अपने खिलाफ ही नजर आती है, या हम ये कहें कि हमारी इंटेलिजेंस ही हमारे ही खिलाफ काम करती है। हाँ, अगर बीच में कोई निष्पक्ष इंसान आपके साथ जुड़ता है, जिसको मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुभव है, जिन्होंने कई सालों तक इन समस्याओं पर काम किया और अपने देश की जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया, क्योंकि हमारा देश विभिन्नताएं रखने वाला देश है। हर 50 किलोमीटर पे चीजें बदल जाती हैं। तो यही चीजें जो विभिन्नताएं हैं, वही विभिन्नताएं शादी की शुरुआत में देखने को मिलती है। इसको समझना जरूरी है। मान करके चलिए, मैं विभिन्नताओं की बात कर रहा हूँ। हमारा देश विभिन्नताओं में कैसे घिरा हुआ है आप देखेंगे तो भाषा, रीति रिवाज, कस्टम्स, रिलीजियस, इतनी विभिन्नताएं अगर होंगी तो क्या समस्याएं कम होंगी या ज्यादा? संघर्ष बहुत ज्यादा होंगे। आज जब राजस्थान से कोई साउथ की तरफ जाता है तो वहां भाषा का भी विवाद देखने को मिलता है कि हमारी संस्कृतियां कैसे बटी हुई हैं। एक तरफ हम नाच करते हैं, लेकिन असल समस्या भी ये हो सकती है। हम कभी कभी सकारात्मक रूप से कहते हैं कि इतनी विभिन्नताओं में भी एकता है, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी जो कीमत हम इंसानों को चुकानी पड़ रही है, और वो है संघर्ष। जब भाषा, पहनावा अलग अलग होगा, विभिन्न होगा, तो परिवारों में जो समस्याएं पैदा होंगी वो ऐसी ही होंगी। संघर्ष बहुत ज्यादा होंगे। अगर मान लीजिए आप एक गुजराती लड़की से शादी करते हैं और आप यूपी के रहने वाले हैं, तो वहां संघर्ष होंगे। खान पान को लेकर के होंगे, भाषा को लेकर के होंगे। और ये हम पिछले 20 साल से देख रहे हैं कि जब कोई पक्षकार अलग अलग स्टेट से होता है तो शुरुआत में कितनी समस्याएं आती होंगी। एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार को जज करना, क्या पता कोई गलत जज कर ले। अगर शादी की शुरुआती दिनों में कोई गलत जज करता है तो वो शादी प्रभावित होती देखी गई है। जैसे कि मैं कभी कभी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बच्चों का बात करता हूँ, तो एक पक्षकार पता नहीं क्या क्या सोच लेता है। अगर एक पक्षकार उससे ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा है तो उसको लगता है कि ये मुझे प्यार नहीं करता। हो सकता है इसका कोई पास्ट का रिलेशनशिप रहा हो, उसका दुख हो, जबकि एक नेचर है, स्वभाव है। ये एक ऐसा कॉमन इशू है जिसकी वजह से शुरुआत में ही समस्याएं बन जाती हैं। 10 में से 8 मामले ऐसे होते हैं जिसमें एक पक्षकार इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट होता है। जबकि देखा जाए तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट मिलकर के एक अच्छा परिवार बना सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उल्टा हो रहा है। और इसका कारण भी, जैसे कि मैंने बताया, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अगर हम इमोशंस को जानना या पहचानना हमें आता तो ये समस्याएं आती ही नहीं। ये कुछ बुनियादी कारण हैं साथ में जो शादी के शुरुआत में ही आने लगते हैं। इसके अलावा परिवार का दखल। एक बेटी जब अपना परिवार छोड़ करके आती है तो उसका कनेक्शन अपने ससुराल पक्ष में इतनी आसानी से नहीं बनता। अगर मैं किसी ऐसे इंसान की बात करूं जो अपना घर छोड़ करके किसी नई जगह पे जाता है, तो आम जिंदगी में भी अगर आप देखेंगे तो आप असहज महसूस करेंगे। और दुनिया में कुछ गलत हो रहा है तो आपकी राय भी पहले से कुछ बनी हो। अब आप मान करके चलिए, एक बेटी जो एक परिवार छोड़ करके दूसरे परिवार में आती है, वो पति के तो करीब होती है, उस पर ही उसका पूरा ट्रस्ट होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि बाकी के लोगों के साथ उसका ट्रस्ट बन पाया है, नहीं बन पाया, या उसने किसी को गलत जज कर लिया। क्योंकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता जहां नहीं है, वहां पर हम इंसान को कभी कभी गलत जज कर लेते, और वो पहले से आपके अनुभव के हिसाब से होता है, जो भी आपके जीवन में घटा हो। उस आधार पर कभी कभी बेटियां जब दूसरे परिवार का हिस्सा बनती हैं तो वहां पर उनसे गलतियां भी होती हैं। ये शुरुआती दिनों में ही हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी कि शादी का जो रिश्ता है उसमें समय लगता है। ये 1 या 2 या 6 महीने में नहीं हो पाएगा। कभी कभी जिंदगी के कई साल गुजर जाने के बाद हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर एक सकारात्मक चीज ये होगी, मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि आपकी अगर शादी को 7 साल या 5 साल या 10 साल या 20 साल या 25 साल हो चुके हैं और आप आज भी अपने जीवन साथी की किसी समस्या को, उसके काम करने के तरीके को समस्या मान रहे हैं, तो इसे समस्या ना समझे। क्योंकि
आपने उस समस्या को अपने नजरिए से देखा है और आप सिर्फ उसे बदलने पर लगे हुए हैं, जबकि समस्याओं का समाधान उसके सही रूप में देखने से मिलता है। तो काउंसलिंग सेशन में ज्यादातर ये चीज निकल के आई है कि जो पक्षकार सामने वाले में जो समस्या देख रहा है, जबकि वो खुद एक समस्या है, तो शादी की समस्याओं में खुद से शुरुआत करनी होती है, क्योंकि वहां पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता मौजूद ही नहीं होती। तो शादी के शुरुआती दिनों में ये आम समस्याएं हैं, लेकिन ये तलाक का आधार बनती हैं। ये शादी को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। शुरू के जजमेंट चाहे दोनों ही पक्षकार के अलग अलग होते हैं, क्योंकि समाज में कुछ चीजें घट रही हैं तो हम गलत जज भी कर लेते हैं। तो गलत जज बहुत सारे तरीके से हो सकता है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। सर,